अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे जनाब। आज की वीडियो में तकरीबन 9 से 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और आज भी धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज का रनडाउन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो दो चीज़ों का चल रहा है और दोनों के बारे में मैंने आपको हकीकत और सदाकत से आपको आगाह करना है। नंबर एक ये कि जनरल फैज़ हमीद की अंदर खाते मतलब कोर कमांडर जो लाहौर थे जिन्होंने ये 9 मई के वाक़ये के अंदर नेग्लिजेंस की थी, उनका कोर्ट मार्शल हुआ या उनको कोर्ट मार्शल नहीं, आप उसे इस तरह कह लें कि उनको सजा ये मिली कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जनरल फैज़ हमीद के बारे में खुलकर बात नहीं की जा रही, उनका भी ट्रायल चल रहा था। ट्रायल का जो पहला मरहला है वो उन्होंने पास कर लिया है और वो किस तरह से उन्होंने पास किया है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि जनरल फैज़ हमीद के घर पे एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और उस चोरी के अंदर ऐसे क्या फ्लॉज हैं जिसकी वजह से पुलिस को यकीन नहीं आ रहा और फैज़ हमीद साहब अगर ये ड्रामा कर रहे हैं तो उनको ये ड्रामा करने की जरूरत क्यों पेश आई। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर वो ये है कि इरशाद भट्टी साहब के कुछ वीडियोस एक खातून के साथ लीक हुए हैं और या लीक नहीं हुए हैं तो आप उसे ऐसे कह लें कि वायरल हुए हैं और वो कुछ ज़रा नाजेबा किस्म के वीडियोस हैं। नाजेबा से मुराद ये कि उसमें कुछ इस तरह की हरकत की जा रही हैं, ऊट पटांग हरकत की जा रही हैं और लोग उनके बारे में बहुत ही सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें, यहाँ तक कि उनको सहाफ़ती दलाल तक कहा जा रहा है। यहाँ तक वर्ड्स उनके बारे में बोले जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ इस ट्रेंड्स को देख रही थी और मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया है, हर दूसरा बंदा ये वीडियोस और तस्वीर जो है वो शेयर कर रहा है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो साद रिजवी हैं उनकी गाड़ी से शराब की बोतलों के बारे में मुबैना जो दावा किया गया है कि निकली है, उसकी जो असल हकीकत और सदाकत है वो मैं आप तक रखूंगी। और इसके अलावा भी 8 से 9 खबरें जो मैंने शेयर करनी है, तो अगर रन डाउन बताऊंगी तो पूरे वीडियो का टाइम गुजर जाएगा, इसलिए वन बाय वन हम खबरों को शेयर करते हैं। चलिए जनाब, हम बात कर लेते हैं सबसे फैज़ हमीद साहब के ट्रायल की। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि फैज़ हमीद जो हैं उनके बारे में बहुत अरसा पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि उनको अपने घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया था। नजरबंद से मुराद ये है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। उनको ये कहा जा रहा था कि आपके जो घर से बाहर निकलने के जो औकात हैं उनको लिमिटेड कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनको टोटल हाउस अरेस्ट ही आप समझ लें किस्म का कर दिया गया था कि आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते जब तक कि आप हमारे कुछ इंक्वायरी के सवालात जो हैं उनके आंसर्स नहीं करते। बताया जा रहा है कि जनरल फैज के खिलाफ अभी कार्रवाई जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको उन्होंने पास कर लिया। पास इस तरह से किया है कि बताने वालों ने ये बताया है कि जनरल फैज हमीद से जो है वो ये सवाल पूछा गया कि आप जो हैं अपनी सर्विस के दौरान यानी जब आप हाजिर सर्विस थे उस वक्त आप बनी गाला में बार बार जाया करते थे न्याजी साहब को मिलने के लिए। इसका पहले आप जवाब दें कि ड्यूरिंग सर्विस एक स्टैब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पे आप किस तरह से न्याजी साहब को मिलने के लिए बनी गाला जा सकते हैं। और आपको पता है कि कितना बड़ा मसला जो है वो फैज साहब के ऊपर बन सकता था, लेकिन फैज साहब ने इसको किस तरह से कवर अप किया और इसमें से किस तरह से सुरखरू हुए वो इस तरह से हुए कि उन्होंने जनरल बाजवा के जितने भी व्हाट्सएप चैट्स थे वो सारे खोल के इदारों को दिखा दिए और उन्होंने कहा कि ये देखिए जी, मैं अगर हाजिर सर्विस था और अगर मैं बार बार बनी गाला जाता था तो मैं अपने बॉस के ऑर्डर पे जाता था और मेरे बॉस कौन थे? जनरल बाजवा थे और जनरल बाजवा मुझे कहते थे तो मैं वहां जाता था और मेरी ये मौजूदगियां जो हैं इसकी हर जो मेरी मुलाकात होती थी उसकी पूरी समरी, उसका पूरा डिटेल्स जो है वो मैं आके बाजवा साहब को रिपोर्ट भी करता था और सबूत के तौर पे उन्होंने वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स और सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिखा दिए। जिसके बाद जो है वो इंक्वायरी जो अभी वहां पर है समझ लें रुकी हुई है कि जनरल बाजवा से जब तक नहीं पूछा जाएगा कि हाँ जी भाई आप एक हाजिर सर्विस शख्स को क्यों बार बार भेज रहे थे। दूसरे नंबर पे आपको बता दूं कि फैज हमीद साहब जो हैं इनके घर पे चोरी हुई है, लेकिन चोरी की जो तफसीलात हैं वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसकी डेट बड़ी हैरानकुन है कि ये यानी अभी आप खबर सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब आपको पता है कि फैज हमीद साहब जो है उनका ताल्लुक जो है वो जिला चकवाल से है और उसके पास ही जो इलाका है उसे कहते हैं नीला दुल्हा। नीला दुल्हा, जी हाँ, जगह का नाम है। अब वहां पे जिला चकवाल में जो है ये जो साबिक सरबराह हैं यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, इनके भाई भी रहते हैं वहीं पर पास ही करीब में। उनका नाम है नजफ हमीद
उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर के मतन में उन्होंने लिखवाया कि उनके घर में चोरी की वारदात हुई है और 1 करोड़ 7 लाख रुपए नकद और एक आईफोन जो है वो साथ चोर लेकर चला गया है। नजफ हमीद साहब ने घर के मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो थाना नीला के अंदर, यानी नीला दुल्हा वो जगह है, वहां पर उन्होंने चोरी का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया है। नजफ हमीद के मुताबिक वकुआ जो है वो बसिलसिला इलाज घर से गए हुए थे लाहौर, और उस वक्त पीछे से पेश आया जब उनके मुलाजमीन ने ये हरकत की। और इसमें जो दिलचस्प अमर है, जो खबर असल में आपके साथ शेयर करने वाली है, वो ये है कि ये जो चोरी हुई है ये 6 अप्रैल को हुई है। 6 अप्रैल को ये वाकया पेश आता है, जबकि जनरल फैज हमीद और उनके भाई ने ये जो मुकदमा दर्ज करवाया है ये 3 माह गुजर जाने के बाद 13 जुलाई को दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने मोबाइल फोन्स का भी जिक्र किया कि हमारे मोबाइल फोन भी चले गए। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 3 महीने के बाद जाकर उन्होंने रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई है, और दूसरा मुझे शायद कहीं ताने वाने नजर आ रहे हैं कि वो जो उनसे इंक्वायरीज हो रही हैं उसके चक्कर में तो नहीं कह रहे कि हाँ ठीक है हमारी तो सारी चीजें चली गई हैं, तो उसके साथ हमारे फोन्स भी चले गए, मतलब हमारा रिकॉर्ड भी चला गया। बहरहाल इसकी जो हकीकत और सदाकत है वो सामने आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ जो इरशाद भट्टी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इरशाद भट्टी साहब की मैं काफी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन मेरा उनसे 1-2 दफा राब्ता जरूर हुआ है फोन पे, इसलिए कि मैं उनको इंटरव्यू करना चाह रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको पता है कि जियो न्यूज खबरनाक प्रोग्राम का मैं 5 साल से हिस्सा रही, और जब मैंने जियो न्यूज खबरनाक छोड़ा तो मेरे बाद जो होस्ट आए थे, यानी मैं तो प्रोग्राम की को होस्ट थी, लेकिन हमारी टीम के बाद जो असल में होस्ट आए थे उस वक्त बहुत टेम्परेरीली आए थे, बहुत कम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए थे, वो आए थे इरशाद भट्टी साहब। अब इरशाद भट्टी साहब जो हैं इन्होंने आकर अपनी एक टीम बनाई थी, या टीम बनी हुई थी या जो भी था बहरहाल, लेकिन उनका वो कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं चल सका था क्योंकि लोग उनको उस तरह से नहीं ले पाए थे, वो लोग समझते थे कि वो एक सहाफी हैं और ये वो। उसके बाद जो है वो अपना बाकी चैनल्स के साथ जिस तरह काम करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अचानक से 2-3 दिन हो गए हैं कि ट्विटर के ऊपर इरशाद भट्टी साहब की एक खातून के साथ जो है कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब उन वीडियोस में है क्या, उन वीडियोस में जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे साथ साथ नजर आ रहे हैं कि वो खातून जो है वो टिकटॉक्स बना रही हैं, और बताया ये जा रहा था कि अलेजिडली, ये मैं मुबैना तौर पे बात कर रही हूँ कि इस खातून के जो हैं वो भट्टी साहब के साथ ताल्लुकात भी हैं, और ताल्लुकात भी कुछ और टाइप के हैं। अच्छा यहाँ पर मैं ये बता दूं, हमारे जो लोग हैं वो जब तनकीद करते हैं तो वो तनकीद में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि किसी का पर्सनल मामला है। अगर भट्टी साहब की पिछले दिनों में मिसेस की डेथ भी हुई थी, मैंने उनसे अफसोस भी किया था, तो अगर उनकी मिसेस की डेथ हो गई है, और अगर मैं एक अगर के तौर पे, एक मफरूजे के तौर पे बात कर रही हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में उनकी मिसेस के बाद कोई खातून आई हैं तो ये उनका टोटली एक निजी मामला है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि एक सहाफ़ी है तो वो किस तरह से टिकटॉक्स बना सकता है, या अगर एक सहाफ़ी है तो वो किसी खातून के साथ इस तरह के वीडियोस कैसे पोस्ट कर सकता है, या वो इस तरह की तस्वीर कैसे बना सकता है, या वो फन टाइम मोमेंट्स जो है वो कैसे शेयर कर सकता है। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूंगी कि उन खवातीन को भी सोचना चाहिए कि अगर वो किसी को पसंदीदगी है उनकी, क्योंकि पसंदीदगी से मुराद ये है कि जब आप किसी से प्रोफेशनल मुलाकात करते हैं तो फिर आपकी तस्वीर और आपकी बातचीत से पता चल जाता है कि ये प्रोफेशनल मुलाकात है। लेकिन अगर आपका किसी से कोई पर्सनल ताल्लुक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि आपका इस शख्स के साथ जो है वो थोड़ा सा हट के ताल्लुक है, यानी जो आम एक प्रोफेशनल ताल्लुक है उससे हट के ताल्लुक है। तो इस तरह की जो खवातीन होती हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जिस शख्स के साथ हम इस तरह के वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, तो ये जो शख्स है जिसके वीडियोस हम पोस्ट करने जा रहे हैं इसकी एक रेप्यूट है, इसको लोग एक खास तनाजुर में देखते हैं, और अगर हम इसकी तस्वीर या वीडियोस को इस तरीके से भोंडे अंदाज में पोस्ट करेंगे तो ना सिर्फ उसकी रेप्यूट खराब होगी बल्कि उस खातून की रेप्यूट तो खराब होगी क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरा आपको पता है कि खवातीन के बारे में किस तरह से सोचता है। तो बहरहाल और साथ में मैं भट्टी साहब के बारे में भी कहना चाहूंगी कि उनको भी इस तरह की तस्वीर जो है वो खिंचवाते हुए ये सोच लेना चाहिए कि ठीक है अगर वो पर्सनली किसी खातून के साथ खिंचवा रहे हैं तो वो ऐसी खातून को मना भी करें कि भाई इस तरह की चीजें टोटली निजी है, आपको इनको पोस्ट नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो तफसीलात फराहम कर रहे हैं, और हर बंदा दूसरा जो है ना, पाकिस्तानियों का आपको पता है वैसे भी एक वो शौक होता है कि अगर किसी खातून के साथ कोई वीडियो आ गया, ऑडियो आ गया, फौरन आगे उसको पोस्ट करना शुरू करते हैं या उसको फौरन शेयर करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देती हूँ कि ये जो खातून है इनको बेसिकली कोई भी नहीं जानता, और इनके बारे में ये बताया गया है। देखिए मैं इनको पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इन खातून का नाम जो है वो
समथिंग करके राजा है, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि खातून है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती। दूसरा ये कि ये खातून जो है ये काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही थी और इनको कोई खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे थे। इन्होंने जब इरशाद भट्टी साहब जो है वो खबरनाक प्रोग्राम के होस्ट बने थे, उस वक्त वो इरशाद भट्टी की पर्ची पर ये खातून जो है ये आई थी प्रोग्राम के अंदर, या फिर अगर किसी और ने उनको वहां पर हायर करवाया था तो उनकी कुर्बतें बताने वाले बता रहे हैं कि उस वक्त जो है वो भट्टी साहब के साथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उन कुर्बतों के बढ़ने की वजह से जो है वो भट्टी साहब जो है उस प्रोग्राम से भी गए थे। हालांकि बज़ाहिर जो है वो रीजंस कुछ और बताई गई थी कि नहीं वो प्रोग्राम की रेटिंग उस तरह से नहीं आ रही, या कहा गया था कि नहीं वो वजह कुछ और है, वजह बज़ाहिर कुछ और बताई गई थी, लेकिन बीच की जो रीजंस मुझे मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली पता चली हैं वो यही है कि वो ये खातून थी कि जो इदारे होते हैं या जो मैनेजमेंट्स होती हैं वो ये सोचती हैं कि किसी का अगर किसी के साथ पर्सनल अफेयर है या ताल्लुक है तो वो उसका पर्सनल मामला है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल जगह पर, प्रोग्राम की जगह पर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी खातून के साथ इस तरह से खुलेआम ताल्लुकात बनाना शुरू करता है तो उसको मैनेजमेंट्स जो हैं वो नहीं बर्दाश्त करती। तो उस वक्त भी ये खातून की जो कुर्बतें हैं उनके बारे में वो जुबान ज़दियान थी। इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं, गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेरा सोर्स है उसने तो यही कंफर्म किया है। तो फिर उसके बाद भट्टी साहब जो हैं वो अपने रास्ते चले गए, ये खातून जो हैं ये अपने रास्ते चले गई, नाम बेचारी अपना नहीं बना पाई। फिर उसके बाद इनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने विजिट किया और वहां से पता चला कि ये खातून जो है वो पहले मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोज भी बनाती थी और उसमें कई दफा इन्होंने बहुत ही नकेड किस्म के, कुछ अजीबो गरीब किस्म के वीडियोस भी पोस्ट किए थे, जो कि बहुत ही, आप समझ लेंगे बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो एक उस तरह की खातून पोस्ट कर सकती हैं। ठीक है, मैं इतना ही बस कहूंगी, इससे ज्यादा मैं जरा मोहतात रहते हुए आपको। अब ये खातून जो है इन्होंने दोबारा से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है सोशल मीडिया के लिए, भट्टी साहब के साथ को वेंचर कर रही हैं। तो वो चाहती थी कि हमारा नाम बने, और आजकल क्या आपको पता है बहुत आसान तरीका है कि खुद को वायरल करने के लिए या खुद को मशहूर करने के लिए आप क्या करते हैं कि अपने इस तरह के कुछ वीडियोस को खुद ही वायरल करते हैं ताकि आपका कुछ नाम हो जाए, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो इस तरह से कम से कम ये होगा कि हर बंदा आपको डिस्कस करेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप कौन है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि भट्टी साहब जो है ना बड़े समझदार आदमी है, उनको कम से कम एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था। उनको इस तरह की चीजें जो है ट्विटर के ऊपर, या वो असल में पोस्ट करने वाली खातून खुद हैं लेकिन अब वायरल करने वाले जो हैं वो लोग हैं, और आपको पता है कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, लोग तो कुछ भी करते हैं। बहरहाल इसके बारे में आपने ही बताना है, साथ साथ चीजें आपने देख ली हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब जी साद रिजवी के बारे में, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, उनके बारे में कुछ न्यूज जो है वो भी पिछले 2 दिन से ट्विटर के ऊपर रोटेट कर रही है, और उसमें बाकायदा तौर पर टिकर्स दिखाए जा रहे हैं जो न्यूज 24 के हैं, और ARY के भी प्रीवियस जो हैं कुछ दिखाए गए हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि जो साद रिजवी हैं वो सफर कर रहे थे और दौरान सफर जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें निकली। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, जिसे मैं हमेशा बेलगाम घोड़ा कहती हूँ, यहाँ पे जहाँ सही खबरें आपको मिल रही होती हैं, जहाँ बर वक्त खबरें आपको मिल रही होती हैं, जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया से भी पहले चीज वायरल हो जाती है, वहीं पर चीजें जो है वो बहुत खतरनाक इस तरह से मोड़ लेती हैं जब लोग फेक न्यूज जो है वो शेयर करना शुरू करते हैं। अब लोगों को समझ इसलिए नहीं आ रहा था कि ये खबर जो है वो फेक है या सही है, क्योंकि ये टिकर्स जो थे ये 24 न्यूज चैनल के थे। तो लोग ये सोच रहे थे कि 24 न्यूज चैनल है तो मतलब जिम्मेदाराना तरीके से फिर उन्होंने ये खबर दी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये खबर जो है ये टोटली फेक खबर है, और ये जो 24 न्यूज के टिकर्स बनाए गए हैं ये प्रॉपर एडिट करके बनाए गए हैं, ये यूथियों के काम है। और ये सिर्फ आज नहीं हुआ बल्कि माजी में भी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, अशरफ जलाली साहब के हवाले से इस तरह की खबरें ARY का टैग यूज करके ARY के चैनल के टिकर्स बनाकर जो है वायरल किए गए थे, जिसमें ये दावा किया गया था कि जनाब अली अशरफ जलाली जो है उनकी गाड़ी से भी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, और उस वक्त भी ये पता चला था कि ARY के नाम से जाली फेक टिकर्स बनाए गए हैं, और उसी तरह से अब 24 न्यूज के टिकर्स बनाए गए हैं। इस पर 24 न्यूज ने अपना वजाहती बयान भी दिया है, खुद ही सुन लीजिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह की गाड़ी से शराब की बरामदगी की झूठी खबर फैलाई जा रही है, ये स्क्रीनशॉट फेक है। अच्छा जी, बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन मुझे बातें करते करते शेख रशीद साहब की याद आ गई। वैसे आजकल वो कहाँ भागे हुए हैं, कहाँ मफरूर हैं। पिछले दिनों में आपको मैंने बताया था कि वो कहीं, उनका बयान भी आया था जो मैंने आपको सुनवाया भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर से पता नहीं कितने किलोमीटर जाके दूर किसी वीराने में पहाड़ की चोटी पे खड़े होके ट्वीट करता हूँ जी, अतकड़ी मेरा जेवर है तो जेल मेरा ससुराल है, तो सारा कुछ भूल गया।
تو ان کا ایک کلپ مجھے ملا، اور اپنے دور حکومت میں یہ جو پریویس دور گزرا ہے اس میں وہ لوگوں کو جی دھمکیاں لگاتے تھے، دھمکیاں لگا کے لوگوں کو کہتے ہوتے تھے کہ اگر کسی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف کوئی بیان دیا تو جی یہ 72 سے 73 نہیں ہوگا جی، 73 میں گڈھے کے اندر اس کو پکڑ کے 76 پریڈ کی جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. جو آدمی بھی شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے گا 72 گھنٹے میں اس کے خلاف پرچہ دوں گا. 72 سے 73 گھنٹے نہیں ہوگا. ایک تو ویسے کیسے ہمارے سیاستدان اور کیسے کیسے لوگ ہم پہ مسلط ہیں. ان کا میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں کھانا کھا رہے تھے، تو یقین کریں مجھے لگا کہ شیخ رشید صاحب کے اندر جو ہے نا کوئی جن آ گیا ہے کہ وہ پورے ہڈیوں سمیت جو ہے نا پائے کھا رہے تھے. اور شیخ رشید صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اپنا ایک ان کا کمال ہے. اور جناب علی وہ 72 سے 73 نہیں ہوتا سر جی، 73 ہوتا ہے. تو اللہ دے واسطے تسی اردو کا زیادہ ستیاناش کرو. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ شیخ رشید تو اپنا رونا رو رہے ہیں، اب نیازی تو اپنا رونا رو رہے ہیں. نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور میری جو بہنیں ہیں ان کے اوپر FIR کاٹ دی گئی ہے، اور میرا جو ایک بھانجا ہے وہ ملک سے باہر فرار ہو چکا ہے. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ حسان نیازی ہے یا کوئی دوسرا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں نیازی صاحب کا آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاؤں، میں آپ سے یہ بھی سوال کرتی ہوں کہ جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، جیو فینسنگ میں نیازی صاحب کی تینوں بہنیں وہاں کور کمانڈر ہاؤس میں پائی گئی ہیں، ان کی موجودگی وہاں پائی گئی ہے. حسان نیازی نے وہاں پہ کور کمانڈر کی پینٹ اٹھا کے سٹک کے اوپر لٹکا دی، اور جو بدتمیزی وہاں پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، نیازی صاحب کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن نیازی صاحب کو یہ نظر آتا ہے کہ FIR کٹی ہے تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. میری بہن، میری 3 بہنیں، ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر، ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے کے بیٹے کے اوپر FIR کاٹ دیے ہیں، ایک کے اوپر وہ اس کا ایک کا بیٹا باہر چلا گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا. تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر تو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوئی ہوں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیازی صاحب کے وکلا آج کل عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ججز کے اوپر روب قائم کرنے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں. گزشتہ پیشی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو نیازی صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے بدتمیزی کی جج کے ساتھ، اور نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ جج صاحب کا جو مکالمہ ہوا وکیل کے ساتھ، اس میں جج صاحب نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ PTI نے آپ کو یا نیازی صاحب نے آپ کو ہائر ہی اس کام کے لیے کیا تاکہ آپ عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالیں اور بر وقت آپ کو ریلیف جو ہے وہ ملتا رہے. اس وقت جو ہے وہ جج صاحب تھوڑا گھبرا گئے. جج صاحب نے ان کو تھوڑا سا ریلیف بھی دے دیا، لیکن ساتھ دھمکی بھی لگا دی کہ آئندہ آپ کو استثنا نہیں ملے گا. اس کے بارے میں جو ہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے بھی بات کی ہے. آپ خود ہی سن لیجئے وہ کیا کہہ رہی ہیں. آج توشہ خانہ کی جو تفصیلات تھیں اس میں جج صاحب اور جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، ان کے بیچ میں کلامی ہوئی، اور جو وکیل صاحب تھے انہوں نے جج صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی، جو کہ رپورٹ ہوا ہے. اور اس میں جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کو جو وکیل صاحب ہیں ان کو ہائر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ ڈیلے کر سکیں، وہ آگے سے بدتمیزی کریں یا اعتراض کریں یا جو بھی ہے. انہوں نے یہ کہا جو سخت مکالمہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کے بیچ میں شیئر ہوا، اور وکیل صاحب نے بھی جج صاحب کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کی بات جو ہے وہ کی. اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک اچھی خبر ایک بری خبر. اچھی خبر تو یہ ہے کہ جناب IMF سے جو $3 بلین کی منظوری پاکستان کو ملی تھی، اس میں $20 کروڑ کی جو پہلی قسط ہے وہ پاکستان کو موصول ہو گئی ہے. حالانکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ نیازی صاحب اور ان کے جو کارندے ہیں انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا. انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کا نام لے کر IMF کو منع کیا، IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا. اس کے بعد انہوں نے خط لکھے تھے، آپ کو یاد ہوگا پریویس ولاگز میں اگر آپ نے میری وہ خبر دیکھی ہوگی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فارماسسٹ تھے، جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، ان کا سہارا لے کر نیازی صاحب نے خط لکھوائے تھے FATF کو، ورلڈ بینک کو اور IMF کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کو لون بھی نہ دیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی بھی کریں. اس کے باوجود IMF نے جو ہے $3 بلین کی منظوری دی، اس کے باوجود $20 کروڑ کی پہلی قسط جاری کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیازی صاحب نے کس طرح سے پروپیگنڈا کیا کہ جی IMF والے تو مجھ سے اجازت لے کے انہوں نے پاکستان کو پیسہ دیا، نہیں تو پاکستان نے ڈیفالٹ کر جانا تھا خدا نہ خواستہ. تو خیر نیازی صاحب کے کیا کہنے، نیازی صاحب ہوں اور جھوٹ نہ بولیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو جناب
اب میں یہ تو ہو گئی جی اچھی خبر کہ ٹھیک ہے جی اتنا پروپیگنڈے کے باوجود جو ہے پاکستان کو پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اسے کھوکھلا کرنے کے لیے آتا ہے. اور آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل کرتے ہوئے اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے اضافہ بھی کر دیا فی یونٹ. تو اب آپ سوچیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بجلی کے بلز کہاں سے ادا کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. جب ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں بلز دیکھتے ہوئے تو سوچے کہ جو بیچارہ غریب بندہ ہے وہ کیا کرے گا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اب چینی کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے پہ آ گئی ہے، اور شاید جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو 155 یا 60 پہ جا چکی ہو. تو میرا خیال ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور یہ سراسر غلط ہوگا کہ 150 روپے کلو کے حساب سے لوگ چینی خریدیں. اللہ معاف کرے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، یہ مافیاز ہیں، اور ان کے خلاف اگر پراپر کام نہیں ہوتا تو سمجھیں کہ پھر ہم آنے والے دنوں میں شاید 1,000 روپے کا ایک انڈا خرید رہے ہوں گے. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ نیازی صاحب تو ہمیشہ مکرتے رہے کہ جناب القادر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ میں تو انوالو ہی نہیں ہوں، تو شاہانہ کیس میں بھی میں انوالو نہیں ہوں. لیکن اب نیازی صاحب کا ایک ویڈیو آ گیا ہے جس میں انہوں نے کنفیشن کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین تھی 460 کنال 458 کنال یہ مجھے اسپانسر کی تھی. کس نے؟ اللہ کے نام پہ دی تھی. کس نے؟ وہ بھی ملک ریاض نے. ملک ریاض وہ بندہ جس نے پاکستانیوں کا پیسہ کھا لیا، جس کے بارے میں برطانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں یہ پاکستانیوں کی ملکیت ہے. یہ پیسہ ان کا تھا جو لوٹ کے وہ باہر لے گیا، اور پاکستان میں جو ہے وہ پیسہ اب آئے گا تو وہ پاکستانیوں کی ملکیت ہے، پاکستان کے خزانے میں وہ جمع ہوگا. وہ والا بندہ جو ایک بزنس ٹائکون ہے، جو 1 روپے کا بھی فائدہ کسی کا اپنے فائدے کے بغیر نہیں کرتا، آپ کو لگتا ہے کہ حسن نیازی صاحب کو ایسے 458 کنال جو ہے وہ زمین دے دی ہوگی؟ اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں شہزاد اکبر ملوث ہیں، جنرل فیض حمید ملوث ہیں، نیازی صاحب ملوث ہیں. یہ کہنا ہے فیصل واؤڈا کا. اور فیصل واؤڈا کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. دامی صاحب بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کے قتل کے اندر کے تانے بانے بہت سارے ملیں گے اور ملتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور شہزاد اکبر جو مجھے جھوٹا ثابت کر رہا ہے کل سے، جو خود جھوٹا ثابت ہو گیا، اس کو ایکچولی ڈر یہ ہے کہ وہ بھی اس تانے بانوں کا حصہ ملے گا. وقت آنے دیں، سب چیزیں کھلیں گی، کوئی بچے گا نہیں. تو آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دبئی سے نکلوایا جا رہا تھا تاکہ کسی نہ عام بچے گا، نہ عام بچے گا، نہ خاص بچے گا، نہ طاقتور بچے گا، نہ پاپولر آدمی بچے گا، نہ اس ٹائم کے فیسیلیٹیٹر بچیں گے، نہ لیپ ٹاپ چھپانے والے بچیں گے، جو روپوش ہوئے ہوئے وہ بھی نہیں بچیں گے. سب کے سب باہر آئیں گے اور سب کے سب جیل جائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ارشد شریف کے قتل کے بارے میں جو فیصل واؤڈا کے انکشافات ہیں کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سلیم صافی نے جو کہا ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ آسما شرازی نے جو کہا ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور القادر یونیورسٹی میں جو نیازی صاحب نے کہا کہ اللہ واسطے انہوں نے مجھے زمین دے دی، کیا اس سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ نیازی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. اور ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ خاتون کے ساتھ مبینہ ان کے ویڈیوز آئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیجڈ ریلیشن شپ ہے، لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے وائرل نہیں کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ فیض حمید صاحب کی انویسٹیگیشن ہوئی اور فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ تھوڑے پاس ہو گئے، اور ان کے گھر پہ چوری کا جو معاملہ پیش آیا اس کے اندر انہوں نے 3 ماہ کے بعد جا کر ایف آئی آر کیوں کٹوائی؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ رشید صاحب کس طرح کی باتیں ماضی میں کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، اور اب خود غائب ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور یہ کہ تحریک لبیک کے جو سعد رضوی ہیں ان کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.